हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी इस कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर। जो पहली बार इस न्यूज को सुन रहे हैं उन सबको मैं बता दूं कि ये एक प्रयास है आप सबकी कॉर्पोरेट नॉलेज को बढ़ाने का, यानी कि जिसके द्वारा आप लोग उन कंपनीज के बारे में जान सकें जिन कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, जिन कंपनीज को भी आप अपने रडार पे रखे हुए हैं। चलिए, तो आज के हमारे पास कॉर्पोरेट न्यूज में हमारे पास विप्रो से रिलेटेड न्यूज है, हमारे पास अदानी ग्रुप से रिलेटेड न्यूज है, इसके अलावा हमारे पास आरबीआई से रिलेटेड और ओला इलेक्ट्रिक से रिलेटेड भी न्यूज है। इससे पहले कि हम न्यूज को कवर करना शुरू करें, एक जरूरी सूचना। हमारा एक स्टॉक मार्केट का कोर्स है एंड जिसमें हम फंडामेंटल टेक्निकल ये सारा एनालिसिस फ्रॉम बिगिनिंग सिखाते हैं, यानी कि ये मानकर कि आपको कुछ नहीं आता फिर आपको सिखाया जाता है। कई लोग इसका ऑलरेडी बेनिफिट ले रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं परंतु ये नहीं पता कि कैसे शेयर्स ढूंढे जाते हैं, तो ये स्टॉक मार्केट का ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। आप चाहें तो इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। चलिए, अब हम आते हैं अपनी कॉर्पोरेट न्यूज के ऊपर, जिसमें आज की हमारी पहली न्यूज है आरबीआई के ऊपर। आरबीआई, आप जानते हैं कि लगातार रुपए के अंदर गिरावट आ रही है। पिछले कुछ महीनों के अंदर रुपया 90 को क्रॉस करते हुए 96 के लेवल पे पहुंच गया है। अब आरबीआई पूरी तरह से हरकत में आ गया है और उसने गिरते हुए रुपए को संभालने की कोशिश की है, क्योंकि 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहां पर पहुंचने देना नहीं चाहिए, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस होते ही ना लोगों का मोरल शायद डाउन हो सकता है। हालांकि हालांकि ये एक तरीके का गिरता हुआ रुपया एक चीज ये भी दर्शाता है कि भारत सरकार डीमोरलाइज करना चाह रही है इंपोर्ट को, कि फालतू चीजों का इंपोर्ट जो रोका जा सकता है उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए। ये इस बात के लिए एक रेड लाइन है हमारी कि भैया हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम है, अभी भी बहुत कम है। हम एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे चाइना जिस लेवल का एक्सपोर्ट करता है हम वैसा नहीं कर पा रहे हैं। हम आज भी डिपेंडेंट है पूरी तरह से चाइना के ऊपर या फिर और कंपनीज के ऊपर, हैवी मशीनरी वगैरह में या छोटे छोटे इक्विपमेंट्स के बारे में भी। तो कहीं ना कहीं हमें जागने की ऐसा कंट्री जरूरत है, और खासकर किसको जागने की जरूरत है? हमारे आईटी सेक्टर को भी, जिसकी चर्चा अब मैं अगली न्यूज विप्रो के अंदर ही करने वाला हूं। बट फिलहाल अब आरबीआई क्या करने वाला है? आरबीआई ने डिसाइड किया है $5 बिलियन का रुपी स्वैप ऑक्शन। ये रुपी स्वैप ऑक्शन क्या होता है? इसमें क्या होगा कि आरबीआई डिफरेंट बैंक से कहेगा कि मुझे 3 साल के लिए जितने आपके पास डॉलर्स पड़े हैं ना, उनका एक सर्टेन परसेंटेज रख के बाकी डॉलर्स मुझे दे दीजिए, बदले में आप मुझसे रुपीस ले लेंगे। 3 साल तक आरबीआई अपने स्टॉक को जो उसके पास फॉरेन एक्सचेंज पड़ी है उसे संभाल के रखेगा, और जब जब रुपया गिरने की कोशिश करेगा ये मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ाकर रुपए को मजबूत करने की कोशिश करेगा। ये 3 साल तक आरबीआई ये काम करेगा और 3 साल बाद आरबीआई जो बैंकों से उसने डॉलर लिए हैं वो डॉलर उन्हें लौटा देगा और बैंकों से अपना रुपया वापस ले लेगा। तो इसे कहते हैं रुपी स्वैप ऑप्शन ऑक्शन, जो कि आरबीआई डिफरेंट इंडियन बैंक्स के साथ अब शुरू करने वाला है। तो ये रुपए को रोकने का बहुत अच्छा प्रयास है। हम देखेंगे कि अब रुपए के अंदर गिरावट रुक सकती है, यानी कि 96-97 ऐसे लेवल नजर नहीं आने चाहिए, 100 पे जाता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, प्रोवाइडेड ये युद्ध दोबारा ना हो जाए। अगर ये युद्ध हो गया तो फिर हमारी करेंसी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और फिर तो कुछ भी हो सकता है। बट फिलहाल देखते हैं आगे क्या क्या होता है। फिलहाल आरबीआई मैदान के अंदर है, तो यानी कि हमें सुरक्षा की कहीं ना कहीं गारंटी है। चलिए अगली न्यूज के ऊपर आते हैं। अगली न्यूज है अदानी ग्रुप को लेके। वाह वाह वाह, अदानी साहब आपको तो मानना पड़ेगा, जो आप चाल चलते हैं ना गजब। आप जानते हैं अदानी ग्रुप के खिलाफ भ्रष्टाचार के नंबर ऑफ केसेस चल रहे थे, नंबर ऑफ केसेस यूएस में इतने ज्यादा केसेस चल रहे थे, एक साथ एक ही झटके में सारे केस स्वाहा। अब आप कहेंगे इसमें अदानी साहब ने क्या किया? इन्होंने क्या किया कि जो हमारे ट्रंप साहब के एडवोकेट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट गुफेरा, इन्होंने उन्हें हायर किया और रॉबर्ट गुफेरा ने जाके यूएस की सरकार को समझाया कि नालायकों क्या कर रहे हो, अदानी $10 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है यूएस की इकोनॉमी में, 15,000 जॉब क्रिएट होंगी यूएस के अंदर, तुम उसे आने ही नहीं दे रहे। यूएस ने कहा अच्छा, ओहो ये तो हमें पता ही नहीं था, लो सारे चार्जेस ड्रॉप हो गए। भाई बंदे को एडवोकेट बनाते ही 2 महीने के अंदर बंदे ने कांड कर दिया।
गजब, गजब है यार, गजब है। अदानी साहब की सोच भी गजब है और हमारा ट्रंप भी गजब है। तो फिलहाल अच्छी बात है, भारत की कंपनी के लिए अच्छा है। लगातार इसके शेयर्स में लगातार आप तभी तरक्की देख रहे हैं, चाहे अदानी पोर्ट हो, चाहे अदानी एंटरप्राइज हो। भारत के लिए तो अच्छी खबर है ना, और क्या हमें क्या चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज आती है हमारे पास ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। ओला इलेक्ट्रिक अगर हम देखें कि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो लॉस कम हुआ है 42%, 500 करोड़ का लॉस आ चुका है, परंतु कंपनी के रेवेन्यू में बहुत भारी गिरावट आई है। अब इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि शेयर के अंदर 4% की गिरावट भी दर्ज की गई, परंतु कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भावेश अग्रवाल, इन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की है उसके अंदर इन्होंने पॉजिटिव रुख अपनाया है। इन्होंने ये कहीं नेगेटिव व्यू नहीं दिया। इन्होंने कहा देखो जी ऐसा है कि हमें कंसोलिडेशन के फेज के अंदर, ये वो फेज चल रहा है जब जिन कारणों से हमें दिक्कत आई, मतलब हमारी सर्विस क्वालिटी को लेकर, हमारी ऑपरेशनल क्वालिटी को लेकर, वो सारी चीजों को अब हम सुधार रहे हैं। तो जब इसे कंसोलिडेशन फेज कहते हैं, तो अब इस कंसोलिडेशन फेज के अंदर थोड़ा टाइम लगेगा और धीरे धीरे फिर आगे चलकर रेवेन्यू इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। यानी कि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है वो काफी पॉजिटिव है गोइंग फॉरवर्ड लेकर, बट अभी थोड़े टाइम का पेन नजर आ रहा है ओला इलेक्ट्रिक के अंदर। तो फिलहाल लॉस का श्रिंक होना, रेवेन्यू का गिर जाना, कहीं ना कहीं कंपनी अपने आप को दोबारा से संगठित करने की ओर प्रयत्नशील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है हमारी विप्रो को लेकर, ये खबर सुन के ना मेरे भी दिल पे चोट पहुंची यार, कि 15,000 करोड़ का आप लोग ला रहे हो बायबैक। अब बायबैक के अंदर होता क्या है कि कंपनी के पास जो रिजर्व्स में पैसा पड़ा है, ये कंपनी उस रिजर्व में पड़े हुए पैसे को लगा देगी मार्केट से लोगों से उनके शेयर ही खरीदने में। 200 रुपए का शेयर है, 250 रुपए पर शेयर कंपनी पे करेगी। अब मैं एक बात पूछना ये चाहता हूं कि 15,000 करोड़ जो कि आप मार्केट में जो बैलेंस शीट में पड़ा हुआ रिजर्व्स में है, रिजर्व है या फिर बैलेंस शीट में पड़ा जो कैश है, जिसे कि आप यूं ही बांट देने वाले हैं, अगर यही 15,000 करोड़ कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा देती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगा देती, 15,000 करोड़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा देती, तो क्या कंपनी का ज्यादा भला नहीं होता? कंपनी के शेयर होल्डर का ज्यादा भला नहीं होता? हमारी आईटी कंपनियों में न जाना किस प्रकार की होड़ लगी हुई है बायबैक लाने की, डिविडेंड बांटने की, एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं इस दौड़ के कारण। कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। भारत आईटी सेक्टर के अंदर सुपर पावर कहा जाता था और आज हाल देख लो, चाइना आगे गया, फिलीपींस, ताइवान, ये कंट्रियां हमें, साउथ कोरिया, ये कंट्रियां हमें टक्कर दे रही हैं। इनकी मार्केट कैप जो है हमारी मार्केट कैप से ज्यादा हो चुकी है आज के डेट में आईटी सेक्टर की। क्यों? क्योंकि यहां की कंपनियां R&D पे इन्वेस्ट कर रही हैं, हमारी कंपनियां डिविडेंड बांट रही हैं, हमारी कंपनियां बायबैक कर रही हैं। तो मैं आज इस वीडियो के नीचे आपका व्यू चाहूंगा कि आपका व्यू क्या है भारत के आईटी सेक्टर को लेकर, क्योंकि इस हिसाब से चलते रहे तो मुझे लग नहीं रहा कि हम किसी भी सही राह पर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी शॉर्ट टर्म इमेज बनाने के लिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए आपका व्यू क्या है। मैं सी अमित पोपली, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपके व्यू का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और दोस्तों अगर आप मेरे साथ स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो प्लीज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, उसे ज्वाइन करके जरूर आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।